आपका हमारे YouTube चैनल A1 स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में बताया था। आज मैं आपको कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, प्रशीतन प्रणाली की क्षमता आज हमारा टॉपिक है प्रशीतन प्रणाली की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज द रेट ऑफ हीट अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रेफ्रिजरेट स्पेस। प्रशीतन प्रणाली की क्षमता जो है प्रशीतन कक्ष से हटाई गई उष्मा की दर है। 1 टन प्रशीतन जो है 50 कैलोरी प्रति मिनट के इक्वल होता है, इक्वल टू अगर जो इसे घंटे में किया जाए तो 3000 कैलोरी प्रति घंटा, या किलोवाट में किया जाए तो 3.5 किलोवाट, या सेकंड में किया जाए तो 3.5 केजी प्रति सेकंड। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। किसी प्रशीतन प्रणाली की क्षमता प्रशीतन कक्ष से हटाई गई उष्मा की दर है। कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। is the rate of heat abstract from refrigerated effect. Space refrigerated। 1 टन प्रशीतन होता है 50 कैलोरी प्रति मिनट। अगर जो हम इसे घंटे में देखें तो 3000, और किलोवाट में किया जाए तो 3.5 किलोवाट, या उसमें किया जाए सेकंड में 3 ये हमारी प्रशीतन प्रणाली की क्षमता। अगला टॉपिक आता है प्रशीतन की इकाई, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। 1 टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 टन बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए अगर जो एक समान दर से एक स्थान पर उसे पिघलने दिया जाता है तो उस स्थान से जो अवशोषित उष्मा की जो मात्रा की जा रही है, या प्रशीतन प्रभाव की जो मात्रा है, अवशोषित मात्रा को प्रशीतन प्रभाव की मात्रा बोलेंगे, वही क्या होती है हमारी 1 टन प्रशीतन।
तो प्रशीतन की इकाई, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक टन प्रशीतन को, एक टन जो है 1000 kg के इक्वल होगा। एक टन बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए एक समान दर से किसी विशिष्ट स्थान पर पिघलने दिया जाए तो उस स्थान से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे हम? एक टन प्रशीतन। अगला टॉपिक आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और प्रशीतक पर किए गए कार्य के अनुपात को ही क्या बोलेंगे हम? निष्पादन गुणांक। मतलब ऊष्मा की मात्रा अपॉन वर्क डन, हमारा हो जाएगा परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हो गया लोअर टेम्परेचर, ये हो गया हाई टेम्परेचर, ये हो गया ये हो गया रेफ्रिजरेशन। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक में हमारा जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर को चलता है तो तब कार्य लिया जाता है, तब कार्य उसमें किया जाता है। जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर को जाएगा तब कार्य किया जाता है, और जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड को जाएगा उसमें कार्य लिया जाता है। इसमें कार्य दिया जाता है और उसमें कार्य लिया जाता है। हमारे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक और दक्षता, एफिशिएंसी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? किसी प्रशीतन तंत्र में अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा
तथा इसके लिए प्रशीतक पर किए गए कार्य के अनुपात को। क्या कहते हैं? निष्पादन गुणांक। COP कहते हैं। COP क्या हो जाएगा? Q/W। Q है प्रशीतन तंत्र में अवशोषित ऊष्मा, या प्रशीतन प्रभाव भी बोल देंगे, या प्रशीतन तंत्र की क्षमता भी बोल देंगे, और W क्या है? इसमें कार्य है। और COP का जो मान है वो 1 से अधिक होता है। COP का मान दक्षता, एफिशिएंसी। ये हो जाएगा दक्षता ईटा, एफिशिएंसी, ये इसका उल्टा हो जाएगा W/Q। और COP का मान तो 1 से अधिक होता है और दक्षता का मान 1 से कम होता है। अगला टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेटर। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है। जो ठंडे स्थान से जो हीट निकाली जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक जो है उसके जो ठंडा करने का जो स्थान है उससे निकाली जाने वाली ऊष्मा का अवशोषण करना है। निकाली जाने वाली ऊष्मा का क्या है? अवशोषण करना है। सिर्फ रेफ्रिजरेटर का यही काम है। और अगला टॉपिक आ जाता है हमारा रेफ्रिजरेशन की। हमारी बहुत सारी मतलब मेथड हैं रेफ्रिजरेशन के हमारे। एक तो हो गया नेचुरल रेफ्रिजरेशन या आइस रेफ्रिजरेशन। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा होता है कि मतलब इसके जो प्रशीतन में जो कूलिंग के लिए काम में लाया जाता है, नेचुरल रेफ्रिजरेशन का काम हो गया। और आजकल जो है कृत्रिम में भी इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की इसमें आवश्यकता होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें तापमान पर इसके मतलब मॉलिक्यूल प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसे सीधी संपर्क प्रशीतन विधि भी कहते हैं, जहाँ इसका कूलिंग जो है अधिक होता है। और दूसरी हमारी आ जाती है मैकेनिकल प्रशीतन। मैकेनिकल प्रशीतन में तो जानते ही हैं आप, मैकेनिकल प्रशीतन यांत्रिक प्रशीतन में तो जो स्थान है मतलब जो जिस स्थान या कक्ष पर उसे ठंडा किया जाना है वहाँ पर जो हमारे वाष्प के जो कॉइल उपस्थित हो जाते हैं, प्रशीतक के द्वारा उपस्थित हो जाते हैं, वाष्प के कॉइल उपस्थित हो जाते हैं। और प्रशीतक में संगणक द्वारा ऊष्मा का क्या है? हम इसमें निराकरण कर लेते हैं। हमारी ये 1-2 मेथड हैं। और बस कुछ इतना मतलब यही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में आज इसी के। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 2 वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वाष्प संपीड़न निकाय की बात करेंगे अगले लेक्चर में। उसमें भी बताया जाएगा आपको TS एंड PHR, ड्राई एंड वेट, सुपर हीटिंग, कंप्रेशन, और उनका इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन हो गए उनके सब, कूलिंग, सुपर हीटिंग, मास फ्लो रेट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क डन। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया जाएगा।